गुड मॉर्निंग गाइस। थोड़ी देर वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने देते हैं। ऑलराइट, बाकी लोग जब तक ज्वाइन कर रहे हैं तब तक आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करो जो हमने लास्ट पढ़ा था उसके बेसिस पर। मैं एक बार रिकैप भी करवाऊंगा आपको।
All right. So good morning, guys. I think most of the students have joined in. तो पहले मैं एक बार क्विकली लास्ट क्लास का रिवीजन करा देता हूँ, हम लोगों ने क्या क्या देखा था. सो लास्ट क्लास हम लोग टेम्परेचर किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है उसको क्लोज कर रहे थे. एंड उसमें मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बताया था दैट टेम्परेचर किस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है. ठीक है. एंड उसके लिए मैंने पहले आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट के बीच का एक रिलेशनशिप भी बताया था. ठीक है. फॉर अ सिंपल एलिमेंट्री रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. अब आपको एलिमेंट्री वर्ड समझ में आया होगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वही ऑर्डर ले लेंगे. ठीक है. एंड जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे तो हमें समझ में आएगा दैट एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड. तो उससे समझ में आता है दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू kf अपॉन kb. kf क्या था? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. kb था रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. एंड अब इस रिलेशनशिप के बाद में हम टेम्परेचर का डिपेंडेंस समझने की कोशिश करते हैं. तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट्स हमेशा बढ़ते हैं. ठीक है. kf भी हमेशा बढ़ता है, kb भी हमेशा बढ़ता है. बट k इक्विलिब्रियम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. तो वो डिपेंड करेगा साइन ऑफ डेल्टा एच पर, या फिर हम लोग सोच सकते हैं कि कौन ज्यादा बढ़ेगा, kf ज्यादा बढ़ेगा या kb ज्यादा बढ़ेगा. तो उसके ऊपर भी हम लोग सोच सकते हैं. दोनों से सेम ही आंसर आता है एंड वी गेट द आंसर सब्जेक्टिवली एंड ऑल्सो न्यूमेरिकली यूजिंग दीज फॉर्मूलाज. ठीक है. देन उसके बाद मैंने आपको कैटलिस्ट एज अ थर्ड फैक्टर के बारे में बताया था. एंड उसके बारे में हम लोगों ने समझा था दैट कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. कैटलिस्ट मैकेनिज्म को अल्टर करके एक्टिवेशन एनर्जी चेंज कर देता है. अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा. एंड वही चीज हम लोगों ने इस एक सिंपल एनर्जी डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था. एंड इससे हम लोगों ने समझा था कि एक पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों की रेट को बढ़ाता है, दोनों तरफ के एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर्स को कम करता है. However, it does not change any thermodynamic parameters. देन इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल फॉर्मूला भी बनाया था जिससे हम लोग कैलकुलेशन भी कर पा रहे थे कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होने पर के यानी कि रेट कांस्टेंट चेंज होता है. फिर हम लोगों ने कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स भी करे थे. एंड देन आई टुक यू टू द बेसिक of this chapter, a basic concept which talked about reaction mechanism and rate determining step. तो उसमें मैंने आप लोगों को क्लासिफाई करके दिया था कि रिएक्शन दो टाइप के रहेंगे, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स. एलिमेंट्री में मैंने कैसा बताया था कि एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है. मान लो ए मॉलिक्यूल एंड बी मॉलिक्यूल, A2 एंड B2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करके एक ही स्टेप में ए भी दे दिए तो वो हो जाएगा एलिमेंट्री रिएक्शन. बट अगर यही चीज कुछ मैकेनिज्म फॉलो कर रही है, स्टेप 1 हो रहा है, उसके बाद स्टेप 2 हो रहा है, उसके बाद स्टेप 3 हो रहा है, एंड देन ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगा विच हैज अ मल्टी स्टेप मैकेनिज्म. राइट. इस मल्टी स्टेप मैकेनिज्म में हम लोगों को, मैंने लास्ट क्लास में वैसे बताया था, रिएक्टेंट्स A2 एंड B2, प्रोडक्ट्स AB एंड इंटरमीडिएट्स A एंड B. ठीक है. ये A एंड B ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. ठीक है. देन हम लोगों ने एक वर्ड मॉलिक्यूलरिटी सीखा था दैट इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, राइट, व्हाट हैपेंस इज जितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड कर रहे हैं उसको हम लोग उस स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बोल देते हैं. ठीक है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं करते हैं. ठीक है. दिस इज समथिंग जो मैंने आपको बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है. ये आप एनसीईआरटी में पढ़ोगी. कई बुक्स में इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है. ठीक है. कई जगह पर क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसकी मॉलिक्यूलरिटी इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. ऐसा नहीं होता. ठीक है. आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज नॉट डिफाइंड.
तो आप लोगों को उसी तरीके से इसको डील करना है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल स्टेप, क्योंकि वो एलिमेंट्री होता है, वो डिफाइन करी जा सकती है। ठीक है। देन मॉलिक्यूलरिटी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट नोट मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 काफी रेयर होता है। ठीक है, इनफैक्ट 3 भी रेयर होता है, बट ग्रेटर देन 3 तो बहुत ही रेयर है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 3 और मोर मॉलिक्यूल्स इज वेरी वेरी लो। ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करी जा रही थी। तो एलिमेंट्री केस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, जो कोएफिशिएंट है वही आपके ऑर्डर बन जाते हैं। बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कोई मैकेनिज्म है, तो उसमें ऐसे ऊपर ऊपर से देख के, ठीक है, जस्ट रिएक्शन देख के हम लोग ऑर्डर नहीं बता सकते। तो इस केस में हमें उसके स्टेप्स को स्टडी करना पड़ता है, एंड उसमें जो स्लोएस्ट स्टेप होता है जिसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उससे अंदाजा लगाना पड़ता है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा। एंड उसी चीज को करते हुए हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरडीएस अप्रोक्सीमेशन पढ़ा था। तो आरडीएस अप्रोक्सीमेशन कैसा था, दैट अगर कोई रिएक्शन है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स है और उसमें कुछ इक्विलिब्रियम वाले स्टेप्स हैं, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे कि वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेप्स इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं, दे आर द रैपिड स्टेप्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये एक रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी, जिसके लिए मैंने आपको डेटा दिया था कि ये ओवरऑल रिएक्शन है और ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसके लिए हमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो हमने स्लोएस्ट स्टेप जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उससे स्टार्ट किया। ठीक है, एंड उससे हमें समझ में आया दैट रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज दिस एक्सप्रेशन। बट हम इसको अभी फाइनल एक्सप्रेशन क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज इसमें इंटरमीडिएट है। तो उस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए हम लोगों ने पहले समझा कि फाइनल रेट एक्सप्रेशन में सिर्फ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट ही हो सकते हैं, इंटरमीडिएट नहीं हो सकता। फिर हम लोगों ने उस इंटरमीडिएट को रिप्लेस करने के लिए आरडीएस अप्रोक्सीमेशन का यूज करा, एंड बेस्ड ऑन दैट वी गॉट द आंसर ऑफ व्हाट द रेट रिएक्शन एक्सप्रेशन वुड बी, एंड इससे हम लोगों ने ऑर्डर का अंदाजा लगाया। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है, समथिंग जो पिछली क्लास से पूछना हो? अदरवाइज हम लोग आज का डिस्कशन रिज्यूम करते हैं। इसमें कुछ कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस। तो ये पहला वाले का आंसर क्या है आप लोगों का, बताओ। Cl. डी ऑप्शन, राइट। सो इसमें Yes. NO2Cl रिएक्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी bring it to the tab mode. इसमें करेक्ट आंसर इज डी, राइट। NO2Cl is reactant and NO2 and Cl2 are products. कैसे पता पड़ता है ये? आप इसमें एक इजी तरीका है जिससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यू कैन जस्ट ऐड द टू स्टेप्स, एंड जो कट जा रहे हैं वो इंटरमीडिएट हो गए, फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे बच जा रहे हैं वो रिएक्टेंट हो गए, और जो राइट हैंड साइड पे बच जा रहे हैं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। ये वाले रिएक्शन के बारे में इनफैक्ट ये तो हमारा क्लासिक एग्जाम्पल ही था जो हम लोगों ने करा, जस्ट ए और बी की जगह एक्स और वाई डाल दिए। तो आई थिंक वो तो सेम एज क्लास एग्जाम्पल हो गया। इसमें रेट का एक्सप्रेशन क्या आ जाता, अभी ऐसे याद नहीं करना है, बट जस्ट मैंने अभी थोड़े टाइम पहले आपको बताया था किस तरीके से इसको करते हैं। √/kf/kb × K2
इंटू एक्स की पावर x2 की पावर हाफ एंड y2 की पावर 1। ये अभी जस्ट करा था ना थोड़ी देर पहले, याद है कि नहीं? है ना? तो ऑर्डर एक्चुअली इसमें 1.5 आया था। सेम एग्जैक्टली वो पूरा एग्जैक्ट मैकेनिज्म स्लो फास्ट सब सेम है। ठीक है, तो चलो कोई एक दो और क्वेश्चन देखते हैं जहां पर आपको थोड़ा सा और हम्म, ये वाला ऑब्जर्व करते हैं। चलो रुको, बताओ इसमें क्या आ रहा है? ना माणूस चुरी गयो मी जो हे काकरानी मावणे ते ऑलराइट, अंजलि ने आंसर पोस्ट किया है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ओके। तो इसमें देख लेते हैं कैसे रहेगा, मैं भी चेक कर लेता हूँ। इसमें हमारा आरडीएस
इज स्टेप 2 एंड उसके हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, R will be equal to K into concentration of X की पावर 1 and concentration of B की पावर 1. ठीक है, बट X क्या है यहाँ पर, X is an intermediate, तो हमको ये नहीं चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, RDS अप्रोक्सीमेशन ऑन स्टेप 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है दैट K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ठीक है, जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, ये स्टेप 2 के रेट कांस्टेंट को K2 बोल देते हैं, विल बी इक्वल टू X अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो इससे X सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, इससे X का कॉन्सेंट्रेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या दिखेगा, KF अपॉन KB इंटू A का स्क्वायर, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या दिख जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू K2 इंटू KF अपॉन KB इंटू A का स्क्वायर इंटू B, राइट, ये समझ में आया, तो इसको हम लोग एक ओवरऑल रेट कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं एंड इससे मुझे एक आइडिया लगेगा, दैट डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोग देख सको कैसे करा है। ऑल राइट, सो आई थिंक समझ में आया है आपको किस तरीके से करना है। देखते हैं एक आध अगर कोई और क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो ये तो खैर सिंपल है। सो ये तो खैर ऐसे वर्बली आप देख सकते हो, इसमें कैसा रहेगा, ऐसे मल्टीपल स्टेप्स दिए हुए हैं तो उसमें स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है जिसका रेट सबसे कम है, थर्ड स्टेप, तो वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो खैर कुछ सॉल्व करने लायक ही नहीं था। ये 116th वाले जैसे क्वेश्चंस का मैं एक बार बताता हूँ आप लोगों को, लेट मी टेक अ डिटेल्ड क्लास एग्जांपल ऑन इट। राइट, चलो ये वाला ट्राई करो। बताओ इसका आंसर।
इज योर आंसर? ऑलराइट, सो विशाल ने आंसर भेजा है सी ऑप्शन। राइट, अंजलि ने भी आंसर भेजा है सी ऑप्शन। देख लेते हैं एक बार। तो इसमें अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा, ठीक है, a प्लस बी इज गिविंग ए बी, ठीक है, एंड b प्लस ए बी इज गिविंग प्रोडक्ट। तो इसमें मुझे क्या समझ में आएगा, दैट a प्लस 2b इज गिविंग प्रोडक्ट। तो इसमें a and b are reactants, whereas AB is intermediate, ठीक है। सो ये तो मुझे एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ अगर अब मैं यहाँ पर रेट एक्सप्रेशन लिखना चाहूंगा तो स्लो स्टेप से लिखना चाहूंगा, तो इट विल बी ये k डैश इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन इंटू ए बी का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अभी ए बी नहीं यूज कर सकते हैं। नाउ एज पर RDS अप्रोक्सीमेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड इज इक्वल टू ए बी का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन a इंटू बी। इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, तो r का एक्सप्रेशन आ जाएगा k डैश इंटू के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये मेरा आंसर बन जाएगा, विच इज द सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अब ये पार्ट समझ में आने लगा है किस तरीके से हम लोग आंसर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक बेसिक तो हमें समझ में आ ही गया है, बट मैं एक एग्जांपल करूंगा जिसको मैं थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा, ताकि इन फ्यूचर अगर आपसे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछ लें इससे, तो वो भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसको स्टार मार्क करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल रहेगा ये, इससे काफी लर्निंग मिलेगी। और एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन following is the mechanism. Step 1, NO gas plus Br2 gas, K forward K backward, ये बनाता है NOBr2 गैस, ठीक है, एंड ये फर्स्ट स्टेप है। Then there is a step 2 which is NOBr2 gas plus NO gas, this is going to make 2 NOBr gas, एंड ये स्लो स्टेप है, ठीक है। अब इसमें आपके सामने एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, इनफैक्ट मल्टीपल क्वेश्चंस रहेंगे। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स, reactants and intermediate. Question 2 रहेगा, which energy profile is most suited, or you can say most appropriate for the
अबव मैकेनिज्म, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए ऑप्शंस हैं आपके पास में। ये ए ऑप्शन रहेगा आपका, ठीक है। देन you have B option, ठीक है। ये एनर्जी था और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। ये कुछ हाँ, ठीक है। देन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा, एंड डी ऑप्शन में ये कुछ इस तरीके से रहेगा। रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ऑल राइट, फिर एक और तीसरा क्वेश्चन ही बनाएंगे, बट मैं पहले चाहूंगा कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दो। सो आई थिंक पहले वाले क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है। इसमें प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका, NOBr, रिएक्टेंट क्या रहेंगे, NO एंड Br2, राइट। एंड इंटरमीडिएट क्या रहेगा, NOBr2, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। अच्छा, अभी इस वाले का आंसर दो कि कौन सा एनर्जी डायग्राम ज्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप और पूरा मैकेनिज्म देख के बता सको।
ऑलराइट, क्या आंसर दिया है? यस विशाल, करेक्ट आंसर आपका, वेरी गुड। ओके, तो मैं इसमें अब एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसमें पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है। पहला ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ये पहला ऑप्शन हमें क्या बता रहा है? पहला ऑप्शन में दो गलतियां हैं, सॉरी एक गलती है। वो गलती क्या है कि दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो एक ही स्टेप बता रहा है ना कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया वाया अ ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एक ही स्टेप में, ठीक है, चला गया। तो ये गड़बड़ हो गया इसके अंदर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी गड़बड़ क्यों है? दूसरा ऑप्शन में तो दो गड़बड़ है। एक तो ये वापस से ये बता रहा है कि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है वाया जस्ट द ट्रांजिशन स्टेट। हाँ बोलो। एक्सोथर्मिक। हाँ, और दूसरा गड़बड़ ये है कि ये एक्सोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक बना रहा है। हमारा रिएक्शन तो हाँ एक्सो सर। था ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा है, तो ये एंडोथर्मिक है। तो ये भी गड़बड़ हो गया। हमको रिएक्शन में क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट लाइन में ये चीज़ लिखवाई यहाँ पर, दैट द रिएक्शन इज, कहाँ गया ये, हाँ ये देखो, एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड छुपा हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद में सी ऑप्शन में, ठीक है, ये सी ऑप्शन अब इसमें दो स्टेप दिखा रहे हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये एक स्टेप हुआ ट्रांजिशन स्टेट जाकर, फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट बना, ठीक है। और फिर ये सेकेंड स्टेप हुआ ट्रांजिशन स्टेट 2 से जाने के बाद में, फिर आपका प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इसमें दिख रहा है कि हाँ एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। तो ये है दो स्टेप, तो ये अच्छी बात है। बट अब इसमें आप नोटिस करोगे, ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे तो जो एनर्जी बैरियर है एक्टिवेशन एनर्जी का, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप के लिए एंड सेकेंड स्टेप के लिए, तो इसमें क्या गड़बड़ दिख रहा है? इसमें एक्चुअली दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप का एनर्जी बैरियर ज़्यादा बड़ा है। तो इसमें एक्चुअली दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप स्लो है और सेकेंड स्टेप फास्ट। फास्टर है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी गैप से। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है ये। तो अब इसमें अब हम डी ऑप्शन पे आते हैं। तो डी ऑप्शन ये हमें सही ऑप्शन दिख रहा है। इसमें आप देखोगे तो वापस से दो स्टेप है, रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट में जा रहा है, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो हम कह रहे हैं ट्रांजिशन स्टेट 1, एंड देन इंटरमीडिएट से फिर प्रोडक्ट भी जा रहा है वाया अनदर ट्रांजिशन स्टेट 2। एंड इसमें आप देखोगे तो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सेकेंड स्टेप का ज़्यादा है। तो इसमें एक्चुअली फर्स्ट स्टेप स्लो, फर्स्ट स्टेप फास्टर है एंड सेकेंड स्टेप स्लोअर है, जैसा कि हमको मैकेनिज्म में दिया भी हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक है।
अब इस पर एक और क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 करके लिख देता हूँ मैं इसमें, जो कि हम लिखते जाते हैं। ठीक है, इसमें बस मैं थोड़ा सा और एडिशनल चीजें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, डिटरमाइन द रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये भी करो इसके अंदर ट्राई। ठीक है, चाहिए तो मैं जूम आउट कर दूं ताकि आप वापस से मैकेनिज्म देख पाओ। डिटरमाइन rate expression and overall order of reaction। ठीक है, तो ये करो आप लोग। और आंसर बताओ मुझे। सर रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं दिख रहा है, वो दिखाओ ना एक बार। वापस से दिखाऊं? हाँ ये देखो, सर, हाँ KF into K2 into हाँ, NO का स्क्वायर BR by KB राइट, और ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 एकदम सही। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग? हम लोग RDS के थ्रू जाएंगे। ठीक है, RDS इज आर सेकेंड स्टेप। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेट विल बी इक्वल टू K2 इंटू NOBR2 की पावर 1 एंड NO की पावर 1। ठीक है, बट ये मेरा इंटरमीडिएट है NOBR2, तो हम लोग RDS अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। RDS अप्रोक्सीमेशन से क्या समझ में आएगा? दैट KF अपॉन KB विल बी इक्वल टू NOBR2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन NO का कॉन्सेंट्रेशन एंड BR2 का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उससे क्या समझ में आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K2 इंटू K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड इंटू NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर एंड BR2 की कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर ऑफ 1। ठीक है, सो ये मेरा ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन हो गया एंड ओवरऑल ऑर्डर is equal to 3
and overall rate constant, ठीक है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट अगर मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, K2 इंटू KF अपॉन KB, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और फोर्थ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी if EA forward is the activation energy of forward reaction of step 1, ठीक है। EA backward is the activation energy of backward reaction of step 1, and EA2 is the activation energy of step 2, ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिया हुआ है, तो क्या आंसर रहेगा? हाँ, सही आंसर है विशाल, राइट। तो इसमें कैसे हम लोग कर पाएंगे, देखना यहाँ पर, ये रेट कांस्टेंट हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ओवरऑल रेट कांस्टेंट, इस चीज का हम लोग यूज करेंगे। जो ओवरऑल रेट कांस्टेंट है के वो क्या आया, K2 इंटू KF अपॉन KB। अभी इस K को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A इंटू E की पावर माइनस EA बाय RT, ठीक है। K2 को लिख देंगे हम लोग कैसे,
A2 इंटू ई की पावर माइनस EA2 बाय RT। ठीक है, के फॉरवर्ड को लिख देंगे ए फॉरवर्ड इंटू ई की पावर माइनस EA फॉरवर्ड अपॉन RT, एंड KB को लिख देंगे ए बैकवर्ड इंटू ई की पावर माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। राइट, सो इससे हमें समझ में आ रहा है, अगर मैं इनको राइट हैंड साइड को आप क्लब कर दूं एक साथ, तो ये कैसा हो जाएगा A2 AF अपॉन AB, ये सब एक साथ हो जाएगा, एंड ई की पावर सब एक साथ आ जाएंगी। तो ई की पावर एक साथ आ जाएंगी तो उसमें माइनस साइन के साथ लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, EA2 प्लस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड अपॉन RT। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, ठीक है, EA फॉरवर्ड एज इन EA का, तो मेरा आंसर आ जाएगा दैट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी EA इज इक्वल टू EA2 प्लस EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, ये मेरा आंसर रहेगा। ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ, क्या कहा? समझ गया सर। समझ गए ना, ठीक है। इस पे अब एक आध क्वेश्चन देखो, इस पे ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ऑलराइट, सो दो अलग अलग आंसर आए हैं। विशाल का अलग आंसर आ रहा है, अंजलि का अलग आंसर आ रहा है। अरे ऐसे कैसे?
देखो ना, इस केस में कैसा हो जाएगा, जो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगा वो क्या होगा, EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है ना, K इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K3। सो EA1 और EA2 तो ऐड हो जाएंगे एंड EA3 फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस 50 माइनस 60, राइट। सो 90 माइनस 60 दैट इज 30। तो ये आपका ए ऑप्शन आंसर रहेगा। ये समझ में आया? Yes, sir. ऑल राइट। ऑल राइट, सो ठीक है, आई थिंक इसके जैसा एक आध क्वेश्चन ही था ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से। ठीक है, अब अगर आपको चाहिए तो आप लोग थोड़ा और पीछे भी जा सकते हो। इसमें लेवल 1 में देखते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया 72 वाला। वैसा वाला ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ऑल राइट, ठीक है, लेट इट बी। सो अब हम लोगों ने काफी सारा सेक्शन कवर कर लिया है चैप्टर का। सो एज अ एक मिनट होल्ड करो यार, एक कौवे को भगान दो। हाँ सॉरी गाइस। नो, जैसा मैं कह रहा था कि हम लोगों ने ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला पार्ट भी डिटेल में समझ लिया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी पढ़ाना चाहूँगा इस चैप्टर में। ठीक है, जिसमें
कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन बन सकता है, एंड कुछ ऐसे हैं जिनसे अभी हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन बनेगा, पर क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसमें कभी आगे क्वेश्चन बन भी सकता है, तो हम लोग उसको स्टिल अपने सिलेबस के अंदर कवर करना चाहेंगे। ठीक है, तो अब आप टॉपिक देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉपिक उठाऊंगा, आप अगर अपने नोट्स में जाके देखोगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सो फोटोकेमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के साथ साथ फोटॉन्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एंड these photons, they help provide the energy to overcome the energy barrier going from reactants to products। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसा बोलते हैं कि जो फोटॉन्स है वो आपको एक्चुअली इसमें एनर्जी सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना, अच्छा इससे मुझे एक्चुअली एक और चीज ध्यान में आई है। इनफैक्ट मैं जस्ट वो बताने ही वाला था बट मेरे दिमाग से स्किप हो गया। एक मिनट गाइस, आई एम जस्ट अ लिटिल सॉरी। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाह रहा था जो कि जस्ट मेरे दिमाग से स्किप हुआ, मुझे अभी वापस से एकदम याद आया। हम लोग जब यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करा था ना अपन ने, इसमें यहाँ पे नोटिस करना, मैंने आपको ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट अलग अलग करके दिखाया है क्योंकि दोनों में एक्चुअली अंतर होता है। ठीक है, और वो अंतर क्या होता है, कैसा होता है, वो ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए समझना। तो एक बार यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा आपको जो कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट के बीच में डिफरेंस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लेट मी यूज दिस साइड ऑफ द पेज। ठीक है, बाद में आप नोट्स में इसको कॉपी कर लेना। ट्रांजिशन स्टेट वर्सेस इंटरमीडिएट। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे थे कि स्टेप 1 हो रहा है। ठीक है, NO और Br2 मिलकर NOBr2 बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस करना NO एंड Br2, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हुए मॉलिक्यूल्स। अभी ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और ये ब्रोमीन अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ इनमें बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे या बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ठीक है, इसका खुद का कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, इट इज जस्ट समथिंग विच इज फॉर्म्ड इन बिटवीन। तो यहां पर ध्यान से देखना, ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग और क्या नाम देते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, AC एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
सो ध्यान से ऑब्जर्व करना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन अ रिएक्शन has no independent existence, ठीक है, इसको हम लोग अलग से आइसोलेट करके नहीं दिखा सकते, ठीक है, बट हैज ग्रेटर वाइब्रेशनल कैरेक्टर, ठीक है, हैज ग्रेटर वाइब्रेशनल कैरेक्टर एंड maximum potential energy and maximum energy during the conversion from reactant to product, ठीक है, whereas जो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, उसके बारे में नोटिस करना। इंटरमीडिएट तो कैसा आ रहा है, यहाँ पे मिनिमा पे आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पर ये मिनिमा के ऊपर आ रहा है एनर्जी के। सो इंटरमीडिएट is also unstable but is an actual chemical species which can be stabilized under certain conditions, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट है इसको हम लोग अलग से निकाल सकते हैं, इसको अलग से स्टडी कर सकते हैं, ये एक्चुअल एक स्पीशीज है, एक्चुअल केमिकल स्पीशीज है जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ट्रांजिशन स्पीशीज या ट्रांजिशन स्टेट कैसा है, ट्रांजिशन स्टेट का ये जस्ट एक थियोरेटिकल पोस्टुलेटेड स्पीशीज है, ठीक है, ये हम कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, ये हम कभी निकाल के दिखा नहीं सकते आपको, ठीक है, बस थ्योरी में हम लोग इसको बताते हैं क्योंकि इट हेल्प्स एक्सप्लेन अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो ये जो पीक्स रहेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट रहेगी और ये बीच का जो डिप था वो हमारा एक्चुअली में इंटरमीडिएट था, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको मे बी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वाइब्रेशनल कैरेक्टर के बारे में क्या बोल दिया सर ने, ये वाइब्रेशनल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है। वाइब्रेशनल कैरेक्टर होता है रिलेटेड टू द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा एटम्स होते हैं उतना हम उसमें बोलते हैं कि वाइब्रेशनल कैरेक्टर रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इसमें अब वाइब्रेशन कैसे हो सकता है, ये मॉलिक्यूल बॉन्ड के अलोंग स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, उसे हम वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करूं तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था दैट एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, तो विद दैट इंक्रीज्ड वैल्यू अब इसमें और वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है, अलोंग दिस बॉन्ड भी मूवमेंट हो सकता है, अलोंग दिस बॉन्ड, ठीक है, एंड अलोंग दिस बॉन्ड भी हो सकता है। अब इसमें एक्चुअली क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें अभी 3D में भी मतलब नॉट जस्ट अलोंग द बॉन्ड्स, परपेंडिकुलर टू बॉन्ड्स भी वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। तो इससे क्या होता है,
हम लोग ये बोलते हैं इसको एक ही सिंगल लाइन में समराइज करने के लिए कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसकी एटॉमिसिटी ज़्यादा होती है तो उसका वाइब्रेशनल कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, किससे कंपेयर करके बोल रहे हैं हम लोग? ये नॉर्मल रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और इंटरमीडिएट से कंपेयर करके बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैं एक्चुअली इसी क्वेश्चन के साथ में हाईलाइट करना चाह रहा था, पर वो स्किप हो गया, कि आपको ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट के बीच का अंतर क्लियर रहे। ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? ठीक है, सो आई थिंक ये एक पॉइंट था जो मैं पिक करना चाह रहा था। एनीवेज, कमिंग बैक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमने अपना बल्क ऑफ द चैप्टर देख लिया है, कवर कर लिया है। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिनसे कभी कभी क्वेश्चंस बनने का चांस रहता है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें मेरा एक मिसलेनियस टॉपिक रहेगा काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। राइट, सो जैसा मैं यहाँ बुकलेट में आपको दिखा रहा था, दिस केमिकल रिएक्शंस, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं रिएक्शंस के जहां पर फोटॉन्स हेल्प इनिशिएट द रिएक्शन। ठीक है, हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से याद होगा अगर, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में कैसा रहता था, आप लोगों ने पढ़ा हो दैट हम लोग जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के बारे में बात करा था, तो उसमें आपको याद हो तो ऐसे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते थे। ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, राइट। तो अब इन एनर्जी लेवल्स के लिए कैसा रहता था दैट जब आप इस एनर्जी गैप के करस्पॉन्डिंग फोटोन प्रोवाइड करोगे तभी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे आता था। ठीक है, राइट। पर अभी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हम लोग यूज कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं दैट हम लोग कुछ ऐसे रिएक्शंस भी देखते हैं जहां पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट उनको पर्टिकुलर एनर्जी की जरूरत होती है, और वो पर्टिकुलर एनर्जी पर्टिकुलर वेवलेंथ या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के फोटोन से ही आ पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप हीट सप्लाई कर दो और हीट सप्लाई करके बोलो कि अरे हम एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसा हम लोगों को समझना पड़ेगा दैट कुछ रिएक्शंस में पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स या पर्टिकुलर एनर्जी के फोटॉन्स ही लगते हैं सो एज टू प्रोसीड द रिएक्शन।
such reactions are called as photochemical reactions. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें इनके important reactions देखना, important characteristics देखना. इसमें अब कैसा रहेगा, each molecule takes part in the photo process by absorbing only one photon. ये only one important word है, only one photon of radiant energy. ठीक है, डार्क में नहीं होंगे ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि आप इसमें हीट प्रोवाइड कर दो, किसी और फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड कर दो. ठीक है, एंड यहाँ पर ईच फोटोकेमिकल रिएक्शन में डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ ही लगेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी रिएक्शन में आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट का फोटोन चाहिए था तो आप उसमें विजिबल लाइट डाल दो और वो रिएक्शन कर जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी क्या पर्टिकुलर होते हैं. ठीक है, तो उनके लिए जरूरी है दैट वही फ्रीक्वेंसी का, वही वेवलेंथ का फोटोन यूज हो. ठीक है, अच्छा, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ अब्सॉर्ब्ड रेडिएशन. मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स. तो जितने आप फोटॉन्स डालोगे, ठीक है, उतने ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो फोटॉन्स अब्सॉर्ब करेंगे. ईच reactant molecule will absorb a photon and then the reaction would be initiated. ठीक है, then temperature का इस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि आप हीट प्रोवाइड कर दो अलग से तो आप बोलोगे कि अरे एनर्जी प्रोवाइड कर दी तो उसकी वजह से रिएक्शन हो जाएगा. ठीक है, वैसा नहीं होता है, आपको फोटॉन्स के थ्रू ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है. ठीक है, देन ये फिफ्थ वाला पॉइंट, ये मुझे लग रहा है शायद कुछ टाइपिंग में गड़बड़ हो गया यहाँ पर. वैल्यूज ऑफ लाइट इनिशिएटेड, कौन सी वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे. दिस इज समथिंग जो शायद पूरा टाइप नहीं हो पाया. ठीक है, एंड देन ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पॉइंट्स आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने हैं. ठीक है, मैं यहाँ पर इनको एक बार समझा देता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे कैसे थे. दैट यहाँ पर each reactant molecule absorbs a photon of particular wavelength or frequency only. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका एक मतलब ये हो गया कि कोई भी जनरल एनी रैंडम lambda or frequency will not result in photochemical reaction. ठीक है, पर्टिकुलर ही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चाहिए. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समरी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इंटेंसिटी ऑफ लाइट is directly proportional to number of photons. So इसका मतलब क्या हो गया, more intensity, more photons, more is the rate of reaction. ये समझ में आया? यस सर. अच्छा, फिर इसमें एक और जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डज नॉट अफेक्ट मच। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कर दी, ठीक है, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइडेड डज नॉट हेल्प द रिएक्शन। ठीक है, आपको लाइट ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ से कैप्चर करे। ठीक है, देन यहाँ पर ये एक टर्म है, ठीक है, कॉल्ड एज क्वांटम यील्ड। सो इसमें बस ऐसा है, एक वर्ड यूज करा जा रहा है जो आपको पता होना चाहिए कि मान लो हमने 100 फोटॉन्स डाले थे, ठीक है, बट 10 ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। ठीक है, रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट फॉर्म हुए, तो हमारा क्वांटम यील्ड क्या हो जाएगा, 10%। ठीक है, इसके पीछे काफी सारे ऐसे एक्सपेरिमेंटल रीजंस हो सकते हैं व्हाई दिस हैपेंस, बट यस, primarily this is because of the nature of photochemical reaction। ठीक है, तो एक छोटा सा मिसलेनियस टॉपिक है, अब इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाता हूँ, काफी नीचे चला गया। Wait. इसमें ठीक है, मतलब कम ही चांस होता है इनके ऊपर क्वेश्चन बनने का, इसलिए मैं ये एंड में बस आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा अगर मिसलेनियस टॉपिक आ जाए तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है यार, इसमें अभी दिख नहीं रहा वो वाला। इसमें लेवल वाले क्वेश्चंस में दिख जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन करो यहाँ पे, देखो
ठीक है, अब जो पहला वाला है वो तो चलो थियोरी हो गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो जनरली पूछते नहीं है कि लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस किसने दिया। बट अभी आप यहाँ पे देखोगे अपनी बुकलेट में तो उसमें लिखा हुआ था दैट ये आइंस्टीन ने प्रपोज किया था। ठीक है, आइंस्टीन ने एक्चुअली ये किस टाइम पे प्रपोज किया था ये मैं आपको याद रखने के लिए बताता हूँ। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था Yes. इसी, तो उसमें याद है उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता था कि एक मेटल है, इस पे रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, है ना। और उसमें ऐसा था कि फ्रीक्वेंसी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम का करेंगे तो फिर फोटॉन्स इजेक्ट नहीं होते थे। तो उसी कॉन्सेप्ट से एक्चुअली आइंस्टीन ने ये चीज़ डिस्कवर करी थी, क्योंकि उसके पहले कैसा होता था कि मान लो एक एक मिस्ट्री थी, एक क्वेश्चन था जो कि साइंटिस्ट आंसर नहीं कर पा रहे थे। वो मिस्ट्री कैसा था कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बोल दिया कि रेडिएशन है और रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इस रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड थे वो भी बढ़ जाते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मतलब ऐसा लगता था कि एनर्जी ज़्यादा आ रही है, एनर्जी ज़्यादा आ रही है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं। ठीक है, पर अब पता पड़ा कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम ले लूँगा और कितनी ही हाई इंटेंसिटी कर दूं तब भी इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं हो रहे। तो उसमें समझ में आया कि यार सीधे सीधे एनर्जी का रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि मैंने अगर कम फ्रीक्वेंसी का लाइट लिया मगर लेकिन बहुत इंटेंसिटी का बीम डाल दिया उसका, ठीक है, एकदम भरपूर एनर्जी भरा, फिर भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ फिर आइंस्टीन को स्ट्राइक हुई दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। मतलब जो फोटोन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करेगा वो फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर वो फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट नहीं है तो आप एक फोटोन डालो, 1000 फोटोन डालो, करोड़ों फोटोन डालो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो दैट इज व्हाट was used by Einstein to also explain many chemical reactions, जिनमें ऐसा था कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन अल्ट्रावायलेट लाइट में हो रहा है। ठीक है, अब उसके ऊपर मैंने अल्ट्रावायलेट लाइट नहीं डाली, इंफ्रारेड लाइट डाल दी या फिर विजिबल लाइट डाल दी और खूब सारी एनर्जी की डाल दी, मतलब खूब सारी इंटेंसिटी की डाल दी, बट तब भी वो रिएक्शन नहीं हुआ। और वहीं पे मैं थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट लाइट भी डाल दूंगा एकदम बेसिक मतलब कम इंटेंसिटी की, तो भी रिएक्शन हो जाएगा। तो यही चीजें आइंस्टीन को उस टाइम पे समझ में आई दैट एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, जो कि एक्चुअली मैक्स प्लैंक ने दिया था, बट उस चीज को आइंस्टीन ने फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करा। ठीक है, एनीवेज चलो ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन के लिए आप एक बार अपनी तरफ से आंसर देखो, क्या प्रपोज करना चाहोगे।
नहीं अंजलि। ऑलराइट, सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें यहाँ पर नोटिस करना इसको मैंने कैसे आंसर किया। ये कैसा है, एक सिंगल स्टेप में हो रहा है। ठीक है, मतलब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया ना कि ऐसे ए बी है, उस पे एक फोटोन स्ट्राइक करा और उससे ये ए बी स्टार एक्साइटेड लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, तो इसमें कैसा हुआ, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो दैट रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ए बी की कॉन्सेंट्रेशन पर एंड फोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन पर, इन दोनों पे डिपेंड करेगा ना। एंड रेज टू द पावर ऑफ 1 जो उनका कोफिशिएंट है वही उनका ऑर्डर है। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि ए बी का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सी है। ठीक है, एंड फोटोन का कॉन्सेंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल होता है, इंटेंसिटी के, है ना। ये इंटेंसिटी है, राइट। सो इससे मेरा डी ऑप्शन एज आंसर बन जाता है। ये समझ में आया। ऑल राइट, अच्छा अब ये वाला पार्ट आपको समझ में आया है, तो मैं एक दो और मिसलेनियस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूंगा। सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये टॉपिक रहेगा रिप्लेसिंग, और आई थिंक लेट मी यूज द वर्ड monitoring progress of first order reactions using parameters other than concentration। ठीक है, सो ये प्राइमरीली फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही कर रहा हूं मैं, ऐसा क्यों आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मैं कोई और पैरामीटर ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं, जैसे ठीक है यहाँ पर ऑब्जर्व करना, मान लो प्रेशर यूज करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट।
सो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो एक रिएक्शन है, A gas is giving B gas plus C gas, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव जरूर समझा देता हूँ कि हमारा ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा। इसमें मैं एक बार ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें हमारा जो की ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यहाँ पर देखना, आपको गिवन रहेगा ऑर्डर, ठीक है, एंड आपको डेटा भी मिलेगा। इसका डेटा ऑफ पैरामीटर वर्सेस टाइम, जो भी पैरामीटर लाइक प्रेशर हम लोग मेजर कर रहे होंगे तो उसका डेटा मिलेगा कि ये प्रेशर कैसा चेंज हो रहा था विद टाइम। एंड हमको जो डिटरमाइन करना रहेगा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा रेट कांस्टेंट, ठीक है, कि हमें डिटरमाइन करना रहेगा। तो जैसे ये एक एग्जांपल के थ्रू समझना, मान लो ये रिएक्शन है, ए गैस इज गिविंग बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसका रेट एक्सप्रेशन है R इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ 1, ठीक है। अब इसमें ऐसा है, टू डिटरमाइन के pressure of the reaction mixture was monitored, ठीक है। क्या करा, ये जो, ठीक है, अगर देखो ये रिएक्शन एक वेसल में हो रहा है, ठीक है, जहां पर ए गैस प्लस सी गैस बन रहा है, ए गैस से बी गैस एंड सी गैस बन रहा है। अब दिक्कत ऐसा है कि इसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता पड़ेगा, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी आंखें तो है नहीं कि भाई मतलब मुझे दिख जाएगा कि ए के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और विद टाइम कितने मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं। मैं प्रैक्टिकली इसको कैसे करूंगा, प्रैक्टिकली मैं यहाँ पर ऐसे मैनोमीटर लगा दूंगा, ठीक है, और मैनोमीटर लगा के मैं ये प्रेशर की रीडिंग नोट करता रहूंगा, ठीक है, ये मैनोमीटर लगाकर मैं प्रेशर की रीडिंग नोट करता रहूंगा। अब वो प्रेशर किसका आएगा, वो प्रेशर ऐसा भी नहीं है कि मैं अलग अलग से बता पाऊँ कि ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना, मुझे तो क्या ही मिलेगा, टोटल प्रेशर, ठीक है। मुझे टोटल प्रेशर ही मिलेगा। तो क्या इससे मैं के डिटरमाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास डेटा क्या मिला, ठीक है, डेटा ऐसा मिला दैट टोटल प्रेशर, ठीक है, मैंने टाइम 0 पर देखा, ठीक है, इनिशियली वो पी नॉट था, ठीक है, एंड टी टाइम बाद देखा तो प्रेशर पीटी था। सो कैन आई गेट के इन टर्म्स ऑफ पी नॉट, पी टी एंड टी, क्या मैं ये निकाल सकता हूँ? तो वही चीज हम लोग यहाँ पर अब ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे हैंडल करता हूँ। ए गैस इज गिविंग बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है, ये मेरा रिएक्शन है। स्टार्ट में, स्टार्ट मतलब टाइम इक्वल टू 0, पर मान लो ए के ए मोल्स थे और बी और सी था ही नहीं। टी टाइम पर क्या हो जाएगा, इसके मान लो एक्स मोल्स रिएक्ट हो गए तो इनके एक्स मोल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब किसी तरीके से अगर मुझे ए
और x पता पड़ जाएगा, ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशनशिप यूज करके k निकाल दूंगा, ठीक है, बिकॉज kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट अपॉन at, है ना। बट ऐसा है कि मुझे ये a का डेटा या x का डेटा तो मिला नहीं है, मुझे तो क्या मिला है, टोटल प्रेशर का डेटा मिला है, ठीक है। अब आप जानते हो कि टोटल प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा, दैट टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स, है ना, ये इसमें की कॉन्सेप्ट रहेगा कि टोटल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टोटल मोल्स। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, जो पी नॉट रहेगा वो ए के प्रोपोर्शनल रहेगा, स्टार्टिंग का जो प्रेशर है, और जो पीटी रहेगा वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, ए माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, ठीक है, बाकी के भी मोल्स में ऐड कर दूंगा। तो इससे मुझे जो और डिटेल में समझ में आया, दैट पीटी माइनस पी नॉट, ठीक है, इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो x के प्रोपोर्शनल होंगे, तो इसको अब मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर सीखा, ठीक है, ये a जो है यहाँ पर ऑब्जर्व करना, a मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, पी नॉट से, और x किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, पी नॉट माइनस पीटी से, है ना। ये समझ में आया। तो इससे मुझे आंसर मिल गया, दैट kt इज इक्वल टू ln p नॉट अपॉन pt। अरे सॉरी, हाँ वही मैंने गड़बड़ कर दी, ये वही मैं वही सोच रहा था, गड़बड़ कहाँ हुई, pt माइनस पी नॉट है, तो ये आ जाएगा मेरा आंसर, राइट, 2p नॉट माइनस pt, हाँ ये मेरा करेक्ट आंसर रहेगा। समझ में आया क्या करा मैंने ये। वापस से मैं क्विक रिकैप देता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नोटिस कर रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में मैंने डिस्कस करे थे, उन क्वेश्चंस में कैसा था, उन क्वेश्चंस में मैं आपको हमेशा कंसंट्रेशन का डेटा दे रहा था, ठीक है, बट अब ऐसा है कि जरूरी नहीं है ना कि हर बार कंसंट्रेशन का डेटा मिले, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमें प्रेशर का डेटा मिल जाए, वॉल्यूम का डेटा मिल जाए, राइट, इस तरीके से कोई और डेटा मिल जाए, तो उसको भी हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि प्रेशर मेजरमेंट का, कि मान लो ये रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर का डेटा मैंने दिया है आपको, एंड मुझे आपसे ये के डिटरमाइन कराना है, रेट कांस्टेंट कितना है, ठीक है, बट इसका डेटा जो मुझे मिलेगा वो मिल रहा है मुझे एक्चुअली टोटल प्रेशर का, क्योंकि वही मैं प्रैक्टिकली देख पा रहा हूँ मैनोमीटर लगा के। तो कैसे उस डेटा को यूज करके मैं स्टिल के का वैल्यू निकाल सकता हूँ वो मैंने आपको बताया, ठीक है। किस तरीके से बताया कि यहाँ पर ऑब्जर्व करना, द टोटल प्रेशर वो टोटल मोल्स के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन देखूंगा, फर्स्ट ऑर्डर का एक्सप्रेशन क्या होता है, kt इज इक्वल टू लॉन ए नॉट अपॉन at, तो ए नॉट इज स्मॉल ए एंड at इज a माइनस एक्स। तो अगर कैसे मैं a और x को p नॉट और pt के टर्म्स में लिख पाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर करा कि देखो टोटल प्रेशर जो है वो टोटल मोल्स के प्रोपोर्शनल है, तो पी नॉट ए के प्रोपोर्शनल है, और पीटी किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पर ये जो टोटल मोल्स है इनके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो वो ए नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स एंड एक्स, एंड यहाँ पर अब मैं ए को रिप्लेस कर दूंगा पी नॉट से, तो एक्स आ जाएगा पी नॉट माइनस सॉरी पीटी माइनस पी नॉट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि प्रोपोर्शनलिटी में ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सेम है ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है,
तो ये R, T और V ये तीनों तो सेम ही है सबके सबके लिए, A, B, C तीनों के लिए, तो वो कैसा है यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर अगेन जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिया हूँ, तो यहाँ पर ये डिवाइड होने पे वो सब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कट जाएंगे, ठीक है, तो वो सब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कट गए। तो ये मेरा आंसर डिवाइड करने पर सिंपली ऐसा आ जाएगा, KT इज इक्वल टू ln P नॉट अपॉन 2 P नॉट माइनस PT। ठीक है, ये समझ में आया। मैं और क्वेश्चंस लूंगा इसके ऊपर अगली क्लास में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए, पर आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास रोकते हैं, हमारा टाइम हो गया है अभी के लिए, ठीक है। इस पर आगे का कंटिन्यू मैं अब नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, ठीक है। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो छोटे मोटे से एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं बस वो मैं उनको अब धीरे धीरे से कवर करके क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस? ऑल राइट, चलो ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।